Okay, those of you who have joined in, can you hear me? Yes, sir. Okay. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. So hopefully this will be the last sessions that will be held online. न्यूज़ के मुताबिक तो 24 से इंशाल्लाह इदारे खुल रहे हैं, सारे तालीमी इदारे, तो फिर इंशाल्लाह ऑन कैंपस क्लासें हमारी होंगी। अली रज़ा साहब बता रहे थे कि कोई इस क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जिसने पेपर नहीं दिया है, आप जानते हैं कौन है वो? नो आइडिया? sir. अच्छा, ओके, ठीक है। कोई वो की आई थिंक कोई मेडिकल केस था तो उनका पेपर दोबारा लेना है। आप सब जो अभी मौजूद हैं, आपको अपने मार्क्स वगैरह पता चल गए थे? जी सर। ऑलराइट, गुड। यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक से क्लासें ऑन कैंपस शुरू हो जाएंगी तो वो मैं फिजिकल पेपर्स ले भी आऊँगा, तो आप उनको फिर देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट रहा है, क्या सवाल में इश्यूज थे और किन के अच्छे पेपर हुए हैं। मेरी तरफ से सबको इजाज़त है कि आप जिसका पेपर चाहें देख सकते हैं कि भाई इसको किस लिए मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। जो कंपैरेटिव आप लोगों का होता है कि किसको किस लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, वो आप किसी का भी पेपर देख सकते हैं। तो उससे अच्छे और बुरे आंसर्स का भी अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ वापस। ठीक, क्योंकि ये मैं बता दूं क्योंकि अब ये लॉकडाउन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो अब आप थोड़ा सा रिपोर्ट पे भी फोकस शुरू कर दें और उसको रिपोर्ट में बेसिकली चारों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसी इदारे पे की वर्किंग में देखने हैं। वो इदारा छोटा हो या बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक्चुअल कोई इदारा हो, बिजनेस का इदारा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई नॉन प्रॉफिट इदारा भी हो जहां आप जाके कम से कम 2-3 विजिट तो कर लें, अगर मुमकिन हो, नहीं तो फोन पे, किसी ईमेल पे, किसी ना किसी तरह एक एक्चुअल इदारे से राब्ता हो जाए। उसके मल्टीपल फायदे होते हैं इन्हीं ग्रेड्स के अलावा। एक तो ये होता है कि आपको एक रियल लाइफ कंपनी का पता चल जाता है जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। हम अमेरिका की किताब पढ़ रहे हैं, अमेरिका की एग्जांपल्स हैं, लोकल एग्जांपल्स तो हम बात करते रहते हैं, बट आपका खुद एक वर्चुअल एक्सपीरियंस हो जाएगा। और दूसरे बड़ा फ़ायदा ये होता है ये रिपोर्टों में कंपनियों जाने का कि आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं और इसमें आपको शायद हैरानी हो या ना हो कि बाज़ दफ़ा जॉब के भी मौक़े जो है वो मिल जाते हैं, अगर कंपनी वाले देखें कि बहुत अच्छे और ईगर जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो फिर इनकरेज भी करते हैं कि आप अप्लाई करें। तो ये तो आपकी अपनी मेहनत पे है कि आप कितना अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं और कितना उसको सीखते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं बेसिकली उनको अप्लाई करना होगा कि जिस इदारे में आपने चुना है कि उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इस पे देर मत करें, सोचें मत। अगर पिछले 1 साल में आपने कोई कॉपी पेस्ट करके रिपोर्टें जो हैं वो देते रहें, वो सब भूल जाएँ आप। जेन्युइन काम जो है उसकी कोशिश करें और यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा का ये काम है नहीं, मगर स्टूडेंट्स आखिरी दिन तक डिले कर देते हैं, तो फिर जो है मामला बिगड़ जाता है। फिर वो कॉपी पेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं उनके पास, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, ना नंबर मिलते, ना लर्निंग होती। तो अगरचे आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रह गए थे और अगर कोई पिछले आपके पास क्वेश्चंस हैं तो वो हम देख लेते हैं। ओके, आई होप कि स्क्रीन आपको नज़र आ रहा हो।
हेलो जी सर आ रही है। जी, तो बोल दीजिए ना, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन में पता नहीं चलता। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। तो हम ये ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के 6 एलिमेंट देख रहे थे। इसमें वर्क स्पेशलाइजेशन हमने देख लिया था, के काम को डिवाइड कर दिया जाता है स्पेशल टास्क में। ये फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल थी। हेनरी फोर्ड की शायद मिसाल दी हो मैंने, कि आज भी असेंबली लाइन सिस्टम में देखें तो हर शख्स का अपना स्पेशलाइज काम है। किसी भी कंपनी में चले जाएं तो स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे फिर ये नंबर 2 जो मैंने हाथ से यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस के फाइनेंस में है, HR, अकाउंट्स, रिसर्च, सप्लाई चेन। तो स्पेशलाइजेशन के मुताबिक डिपार्टमेंट जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जिबिट 11-3 में भी देखा था कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के 5 तरीके हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसे अभी बताया, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, HR वगैरह। जियोग्राफिकल, पाकिस्तान क्योंकि की शेप ऐसी है कि वर्टिकली वो है बजाय के हॉरिजॉन्टली फैला हुआ, तो नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ रीजन्स, या कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और इस्लामाबाद, पिंडी में डिवाइड किए हुए होते हैं रीजन्स को आमतौर पे। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है, अगर प्रोडक्ट आपके बड़े डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है। अगेन ध्यान में रखिएगा कि ये इन्होंने समझाने के लिए छोटे छोटे से डायग्राम दिए हैं जो शायद आपको क्लास में दिखाए हों। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमने देख लिए थे ना, जो कुछ रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट थे। यस और नो? हेलो, अच्छा खैर, जी सर। एनीवे जी। नहीं, nobody wants to answer? आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा भाई, ठीक है, तो कोई अगर जवाब देना दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। हमने रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कुछ देख लिए थे, आपको दिखा दिए थे। नहीं जवाब देना चाह रहा कोई। खैर एनीवे, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन है और कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन है। एक बड़े इदारे में जब आप अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे जो टाइप्स हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन के, ये एक ही इदारे में सारे कंबाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अगर पब्लिक कंपनी है तो एनुअल रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप उनसे मांग सकते हैं, ना दें तो आप उनसे पूछ के ड्रॉ आउट कर सकते हैं खुद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है ना, हाथ से बना लें, वर्ड में बना लें। इस किस्म के डिपार्टमेंट्स और उनके नाम और डेजिग्नेशंस होंगी हर जॉब की। Okay, let me see. For some reason ये कोई इस पे निशान पड़ गया है। There we go. Okay. तीसरी चीज जो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में है वो है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड जो है वो लिटरली
जैसे एक जंजीर होती है, कड़ी से कड़ी, लिंक से लिंक जुड़ा हुआ होता है, इसी तरह टॉप से बॉटम तक या बॉटम से टॉप तक आप देखें कि हर शख्स क्लियर है कि कौन किसका बॉस है और कौन किसे मातहत कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है। और हर पोजीशन में जो भी यहाँ हमने देखा, जो यहाँ बॉक्स बना हुआ है, हर जो जॉब है, हर जो पोजीशन है, उसमें दो ये चीजें हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर शख्स को एक जिम्मेदारी दी गई है, अब वो चाहे मुल्क हो, सूबा हो, इदारा हो, कोई सरकारी, गैर सरकारी, निजी इदारा हो, उसमें हर जॉब में एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को ले लें तो उसमें वाइस चांसलर हो गए, डीन्स हो गए, चेयरमैन हो गए, और जो नीचे फिर टीचर्स हो गए, टीचर्स की भी मल्टीपल लेवल्स हैं, वो सबके पास अपने लेवल की कुछ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अथॉरिटी है, इख्तियारात हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। ठीक है, अच्छा जी, ये बाकी देख लीजिएगा आप, जो मैंने नहीं कराया था, लाइन अथॉरिटी वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, लाइन अथॉरिटी में आपके पास डायरेक्ट अथॉरिटी होती है, इख्तियारात होते हैं, आप डायरेक्टली जो है एडवाइस कर सकते हैं, कमेंड कर सकते हैं। और स्टाफ अथॉरिटी जो है वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आप सपोर्ट फंक्शन है, मशवरा दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं बात, मगर डायरेक्टली आप जो है वो अथॉरिटी नहीं चला सकते अपनी जो है। चेन ऑफ कमांड में एक और कॉन्सेप्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड। ये वक्त मिला तो हम एक एडवांस टॉपिक देखेंगे, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो यहाँ साइड पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को फिलहाल छोड़ दें। यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट ये है, जो हेनरी फेयोल साहब ने 14 प्रिंसिपल्स पेश किए थे मैनेजमेंट के, वो अभी हमने कवर नहीं किए हैं, हिस्ट्री मॉड्यूल में है, चैप्टर 1 के आखिर में। तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड था, यूनिटी एक, कमांड हुक्म चलाना, तो एक शख्स पे एक ही शख्स दूसरा जो है हुक्म चला सकता है, या दूसरे अल्फाज में एक शख्स का एक ही बॉस होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स के बैक वक्त दो बॉस हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल वो हम बाद में देखें। जनरली स्पीकिंग एक शख्स का एक बॉस होता है। अच्छा, ये थोड़ा रिव्यू हो गया, स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने कर लिया था। कोई अगर बताना चाहे, अगर सुन रहा हो और बोल सकता हो तो। हम्म, let me ask once again, can you hear me? यस सर। अच्छा भाई, तो एक मिनट। अच्छा, वो चैट विंडो में प्लीज अपना वही रोल नंबर और नाम जो है पूरा, जैसे कि वो नजर आता है उसमें रजिस्टर में, वो आप प्लीज लिख दीजिए। कौन कौन है इस मीटिंग में अभी, बाकी लोगों को क्या हो गया? 20 पार्टिसिपेंट्स अब आ गए। सर जी, सर सर वैसे फिजिकल क्लासेस कब होंगी? अब देखें, ये कल भी खबर थी, आज अखबार में भी आई है कि 24 से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। तो 24 का मतलब क्या हुआ, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो, क्या ये, excuse me। सर मंडे से। हाँ, तो मंडे से इंशाल्लाह खुल जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जो है वो ऑन कैंपस हो जाएगी 27 को। ठीक है ना, इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ नाम मुझे नए लग रहे हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था।
ये तिजारत बिलाली, ये किसका नाम है भाई? हेलो, सर रिपीट कीजिएगा, क्या कहा सर आपने? ये एक नाम, मुझे आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप देखें कि उसमें एक नाम आ रहा है जिसपे मैंने आरोप किया है, तिजारत बिलाली। वो ऑफिस की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आप अपना नाम के साथ जो है वो क्लास में अटेंड करेंगे या ऑनलाइन क्लास में, जैसे बाकी सबके नाम है। तो मुझे सबके नाम थोड़े थोड़े जो है वो जहन में आ रहे हैं, बट ये व्हाट इज दिस, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कौन है ये साहब? तो इस नाम का कौन है? आई नहीं, तो तिजारत बिलाली है तो प्राइवेट लिमिटेड आ रहा था, वो चले गए। हु इज दिस? पता नहीं सर, कोई और होगा। मैं और कैसे आ सकता है, सारे हमारे ग्रुप खैर एनीवे उन्होंने क्विट कर दिया खामोशी से बजाय बोलने के। अच्छा भाई, फैजान साहब, नेहा, रुकैया, रुमेल, अगर आप लोग सुन रहे हैं, सालार, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कर लिया था या नहीं किया था आपकी क्लास के साथ? सर क्योंकि हाइलाइटर उस दिन मेरे पास नहीं था तो हाइलाइटेड नहीं है, इसके से याद नहीं आ रहा। क्या नहीं था? सर नहीं किया होगा। हाइलाइटेड नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें स्पैन ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं। ये चौथा एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये होता है, और हर उसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा आप। स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक नंबर है स्पैन ऑफ कंट्रोल कि एक मैनेजर एक वक्त में कितने एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। यहाँ जो साइड में डेफिनेशन दी हुई है, जो कि पैराग्राफ में भी दी हुई है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो नाहेल मैनेजर है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, चलें ये बताएं। जी, एनीबडी, स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर नंबर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो एक मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, तो एक नाअहल मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? अच्छा, वापस लिस्ट की तरफ चलते हैं। मिस्टर शाहदेव, आप बताना चाहेंगे? मिस्टर शाहदेव शायद सो चुके हैं। मिस साइका, यस सर। साइका, आप बताना चाहेंगी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? चलिए ये बता दें पहले। नहीं? रोमेल? यस सर। हाँ रोमेल, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, और एक अच्छे या एक बुरे बुरे मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? नहीं पता सर, सॉरी। नहीं नहीं, चलें, कोई बात नहीं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये तो बता दें, आपके सामने टेक्स्ट भी है, अभी बताया भी है। ये देखें, दोबारा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सर किसी चीज को कंट्रोल करना लाइफ टाइम, मेरे ख्याल से। किसी चीज को सर कंट्रोल, मैं बताऊं? हाँ बताएं, कौन बोल रहा है ये? रुमेल। जी रोमेल, सर बताइए। मोहम्मद नौशाद। हाँ, कोई बता दे, नौशाद साहब आप बता दें या रोमेल आप बता दें। सर स्पैन ऑफ कंट्रोल वो होता है कि मैनेजर जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कितने ज्यादा एम्प्लॉयज को एक टाइम पे मैनेज कर सकता है। ठीक है,
तो अब आप जब मेरे सवाल का जवाब बताइए कि एक मैनेजर जिसे हम कहें कि भाई ये मैनेजर नाअहल है, उसमें सलाहियत ही नहीं है, उस ऐसे शख्स का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सर ऐसे शख्स का स्पैन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल जीरो होगा या वेरी गुड, एकदम। क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल एक नंबर है। तो बाज ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिनमें ये जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, अगर आपको याद हो, ह्यूमन स्किल्स याद है ना, 3 स्किल्स थे, ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कंसेप्चुअल यस सर, स्किल्स। टेक्निकल। बिल्कुल। यस। तो बाज ऐसे लोग हैं जिनमें टेक्निकल स्किल्स तो हैं, ये कंसेप्चुअल स्किल्स भी हैं, मगर उनकी पीपल स्किल्स जीरो हैं। ये बाकायदा मैं रियल लाइफ केसेस नाम लिए बगैर बता रहा हूँ कि वो उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स की सलाहियत इतनी पुअर है कि वो एक भी शख्स को मैनेज नहीं कर सकते। वो अपना काम तो मैनेज कर सकते हैं जो उनको आपने जिम्मेदारी दे दी, मगर वो किसी और शख्स को मैनेज नहीं कर सकते। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की लोअर लिमिट तो हो गई जीरो। अपर लिमिट क्या हो सकती है, आप बताएं सोच के। सर 7 में भी। 7 और सोचें, 7 की बुनियाद क्या होगी? सर नहीं पता। कोई और बताना चाहेगा? मिस रिदा, आप बताना चाहेंगी? सर 4 to 8। अब 4 to 8 तो यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना। अच्छा, अब जावर आ गए, आई डोंट नो कि वो तिजारत है कौन सी वो थी, वो कौन था आप थे, तो अपने नाम प्लीज चैट विंडो में दे दिएगा। 24 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो 23 लोगों के नाम तो होने चाहिए ना। चैट विंडो में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर हर सेशन में प्लीज डाल दीजिएगा, ठीक है? अटेंडेंस की बुनियाद बनेगा ये। हाँ देखिए, यहाँ ओके लिखा हुआ है 4 से 8, ये हम ये देखेंगे। ये आप टेक्स्ट अगर पढ़िएगा तो मैनेजर की सलाहियत पे डिपेंड करता है कि ये देखें कई चीजें हैं, ठीक है? उसकी मैनेजर की अपनी सलाहियत कितनी है, और काम की नौयत कैसी है, और जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने अहल नाअहल हैं या उनमें दिलचस्पी कितनी है, ठीक है? अब 4 to 8 तो आप कह रहे हैं। अब एक टिपिकल क्लासरूम को ले लें, बचपने से आप पढ़ते आए हैं, तो आपने क्या देखा है? मुख्तलिफ टीचर अहल नाअहल कि क्लासरूम का साइज क्या होता है, कितना बड़ा होता है आम तौर पे? क्लासरूम में बच्चे कितने होते हैं? सर, तकरीबन 50 या 60 के करीब होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है वो। बास मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में तो आपने अगर अटेंड करते हो, कॉलेज जाते होंगे अगर आप, तो 100 से ऊपर 150 200 की भी क्लासें होती हैं। और कम से कम मैंने अपने स्टूडेंट ज़माने में कॉलेज में देखा था, 120 स्टूडेंट्स होते थे क्लासेस में, एक ही क्लास में। और एक टीचर जो है उनको या तो मैनेज कर पा रहा होता था, डिपेंड करता था कि सब्जेक्ट के लिहाज से, और कि कौन टीचर है, और बाकी कुछ टीचर जो हैं वो बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाते थे। तो अमेरिका में जो है 500-500 लोगों की बैकवॉज सिनेमा हॉल टाइप क्लासरूम में जो है क्लासें हो रही होती हैं पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। तो मैनेजर की सलाहियत, काम की नौयत, और जो मातहत हैं सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी अपनी शौक, दिलचस्पी और उनकी लगन काम से, ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। तो बाज मैनेजर से, टीचर भी एक क्लासरूम का मैनेजर है या मैनेजर है अगर खातून है, तो उनकी सलाहियतों पे स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ की दिलचस्पी और सलाहियत और काम की नौयत पे डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है। तो इट कुड बी 0, it could be 500, it could be 100, it could be
30, it could be 5, 6, 7. अब यहाँ इन्होंने 4 और 8 क्यों दिए हुए हैं? ये जो डायग्राम बने हुए हैं, इन्होंने एक मिसाल दी है। टॉपिक हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का, कि ऑर्गेनाइजेशन को जो हम डिजाइन करें उसमें हमें जब स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने डिटरमिन करना है या उसको डिफाइन करना है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, ये यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। ये दोनों जो पिरामिड हैं, इनको अज्यूम आप करें कि ये लेफ्ट पे जो है वो कंपनी जो है पहले स्टेज पे थी, और दूसरे जब हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा दिया, 4 से 8 कर दिया, तो फिर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की शेप बदल गई। ठीक है, तो पहले यहाँ देखें आप इस लेफ्ट पे ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स दिए हुए हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था टॉप लेवल, मिड लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। यहाँ उसी चीज को इन्होंने एक्सपैंड कर दिया, 7 लेवल्स में कर दिया। ठीक है, तो ये टॉप लेवल हो गए, आप समझे 1 और 2 सीनियर मैनेजर्स हो गए, फिर ये मिडिल मैनेजर्स हो गए, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये हो गए छठे लेवल पे, और फिर ये नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज हैं 7वें लेवल पे। ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है। 6 मैनेजरियल के लेवल्स हो गए, और एक जो है वो नॉन मैनेजरियल्स का लेवल हो गया। ओके, सो आई होप सबने अपना चैट विंडो में नाम लिख दिया है जो सब मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ अजम्पशन क्या है कि ये टोटल कर लें, देखें तकरीबन 5400 समथिंग एम्प्लॉयज हैं, ये 7 लेवल्स में डिवाइडेड है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल है 4। हर बॉस के नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से सीईओ के नीचे 4 डायरेक्टर काम कर रहे हैं या 4 वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, उनके नीचे जो है वो 16 वाइस प्रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं, या एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, और उनके नीचे लेट्स से हर शख्स के नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप देखें कि मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 1 इंटू 4 4 है, 4 इंटू 4 16 है, 16 इंटू 4 64 है, एंड सो ऑन सो। तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स भी ज्यादा हैं, और एम्प्लॉयज जो हैं वो हैं 5400, जो भी ये फिगर बनती है 5400 समथिंग, या 5500। अब ये इमेजिन करें कि आप आए, आपने कहा कि नहीं भाई ये हमने लेवल्स जो हैं वो कम करने हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि हाँ, एक तरीका ये है उसका कि आप स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा दें। तो आपने यहाँ क्या किया, यहाँ हर शख्स के नीचे बजाय 4 लोग रिपोर्ट करें, आपने कर दिया कि नहीं अब हर शख्स के अंडर 8 लोग रिपोर्ट करें। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया। अब आप देखें कि जो सीईओ है उसके अंडर डायरेक्टली 8 लोग काम कर रहे हैं, उस हर 8 अशखास के अंडर 8 लोग काम कर रहे हैं। तो अब 8 से मल्टीप्लिकेशन चल रही है। 1 into 8 is 8, 8 into 8 is 64, 64 into 8 512, and 512 into 8 4096। मगर आप यहाँ देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि 4096 जो है उसको इन्होंने 8 से नहीं मल्टीप्लाई कर दिया। यानी जो मैं चैप्टर 1 से कहता आया हूँ कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग की हम बात करते हैं, तो वो मैनेजरियल काम है। जो एक्चुअली काम होना है, जिसको आपने प्लान किया है, गोल बनाया है, जिसको आप कंट्रोल करेंगे, वो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज में करना है। तो वो आप 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे कि 8 इंटू 4 के जी 32,000 जो है अब हम नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज रख लेते हैं। नहीं, वो 4096 ही रहे। बेसिकली क्या हुआ कि मैनेजर के लेवल कम हो गए। यहाँ आप देखें, यहाँ 6 लेवल थे, यहाँ 4 हो गए। मैनेजर्स की तादाद जो है वो कम हो गई, तकरीबन रफली स्पीकिंग 1/3 रह गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, ठीक है। अब ये बताएं कि मैनेजरियल लेवल्स कम करके, मैनेजर्स की तादाद कम करके फायदा क्या होगा?
सैलरी बचा सकते हैं। एक्सेलेंट। कौन बोला ये? सलार। हाँ भाई सालार, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आप लोगों ने अकाउंटिंग का कोई कोर्स कर लिया है अभी तक या नहीं किया है? सर 2 Yes, कोर्स sir. पढ़े हमने। हाँ, तो अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट में पहली लाइन क्या होती है? नेट इनकम। नहीं नहीं, पहली लाइन ऊपर की। नेट इनकम तो आखिरी लाइन होती है सर Sir, सेल्स sales. होता है सबसे पहले। जी। सेल्स रेवेन्यू, जो भी आप उसको टर्म दें कि हम भाई हमने कमाया कितना, और उसके नीचे फिर क्या होता है? एक्सपेंस माइनस होते हैं Sir. जिसमें सैलरी भी होती है। नहीं जी सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, अगर Goods sold. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। अगर सर्विस कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता है। फिर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव Yes. एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो जैसे अभी किसी खातून ने जवाब दिया, सैलरी जो है सबसे बड़ा आमतौर पे जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का हेड होता है। वो आप खर्चे निकालते हैं तो फिर ग्रॉस इनकम आती है, फिर डिविडेंड्स अगर देने हैं और टैक्सेस निकाल के फिर आखिरी में नेट इनकम। तो ये जब इतने 1000 आपने तकरीबन मैनेजर्स निकाल दिए तो उनकी तनख्वाह आपने बचा ली। जिन्होंने काम करना है वो बरकरार हैं 4096। तो डिपेंड करता है, ये तो एक सिर्फ सिंपल सी मिसाल है। हो सकता है आप ऑटोमेशन कर लें, मशीनें ले आएं और मशीनों से इंसानों को काम करवाएं, तो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज की भी छुट्टी हो सकती है। क्योंकि वो जो बेसिक इक्वेशन है ना, वो वहीं की वहीं रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। और वो बेसिक इक्वेशन है, क्या है वो बेसिक इक्वेशन बिजनेस की? Assets is equals to liability plus capital। वो तो आपके बैलेंस शीट की हो गई ना। ये आपको याद होगा, मैं क्लास में ही बनाता रहता हूँ, P इज इक्वल टू R माइनस C। प्रॉफिट कमाना है बिजनेस ने, ठीक है, और प्रॉफिट कैसे कमाना है? रेवेन्यू अर्न करना है, और कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करना है, कंट्रोल में रखना है, या आपने अब एक नया लफ्ज भी बताया था, ऑप्टिमाइज करना है। सेटिस्फाइज नहीं करना, ठीक है, मिनिमाइज नहीं करना प्रॉफिट को या रेवेन्यू को। तो अगर आपने मैनेजर या नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज निकाल दिए और काम फिर इतना ही हो रहा है, तो आपने जो है वो कॉस्ट बचा ली, ठीक है, और आपका रेवेन्यू अगर वही भी रहा तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। Yes, sir. Very सर good. अगर कॉस्ट अगर हम बचा लेंगे तो फिर हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम नहीं हो जाएगी? वो सारी चीजें देखें डिपेंड करती हैं कि आपने जिन लोगों को निकाला है, ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैनेजर्स को निकाला, मिडिल मैनेजर्स को टिपिकली, और फिर जब काम शुरू हुआ तो देखा कि हमने काम के लोग भी निकाल दिए। तो वो रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। फिर उनको जो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया गया कि पता चला एक शख्स 25 साल से काम कर रहा था, उसके पास जो नॉलेज थी आपने उसी को निकाल दिया खर्चे बचाने के चक्कर में, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो ये कॉस्ट कटिंग की है लोगों को निकाल के, तो वो काम क्या उसी लेवल का रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स से आप एक बैंक के प्रेसिडेंट हैं और आपने कहा कि भाई ये हर ब्रांच का हमारे जो स्टाफ है इसको जरा हमें कम करना है, खर्चे बचाने, ठीक है। अब आपने लेट्स से एक ब्रांच में 10 लोग काम करते हैं, आपने कहा नहीं हर ब्रांच में से 3 लोगों को निकाल। अब वो 3 लोग कौन होंगे? मतलब एक तो सिक्योरिटी गार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर एक जो है आपने जो है वो कैशियर को बिठाना है। लेट्स से जो कैशियर जहाँ होते हैं वो वहाँ 3 बैठते थे, आपने वहां से एक को काट दिया, 2 लोगों को कहा कि भाई तुम काम करो। नतीजा क्या निकलेगा कि जो कस्टमर आएंगे उनकी लाइनें लंबी लगेंगी, उनको वेट ज्यादा करना पड़ेगा, और हर बंदे पे प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा काम का। तो चांसेस हैं कि फिर काम या आपकी सर्विस की क्वालिटी जो है वो मुतासिर हो। ये ज़रूर होता है कि जब आप कॉस्ट कटिंग शुरू करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की कॉस्ट कटिंग हो या मटेरियल्स की, तो क्वालिटी का ख्याल तो वाकई में रखना चाहिए। आप लेट्स से तो रमज़ान ख़त्म हो गए तो हम खाने पीने की बातें खुल के कर सकते हैं।
बगैर किसी के रोजे को वो किए हुए। तो आप लेट से पिज्जा पार्लर आप एक चला रहे हैं, आपको कहो कि भाई जो हम इतने स्लाइसेस लगाते थे, ये टुकड़े लगाते थे चिकन के, हम 20 पीसेस लगाते थे एक पिज्जा पे, इसको ऐसा करो, इसको 17 कर दो। तो लेट से आपका पिज्जा फिर भी बिकता रहा, आपने कहा ऐसा करो 2 और पीसेस कम कर दो, 15 कर दो पीसेस चिकन के, जो है ना ये। फिर केचप जो है वो बजाय 25 ग्राम लगाने के इसको 15 ग्राम कर दो। एक स्टेज आएगी जो कि आई है बड़ी बड़ी कंपनीज की, कि कस्टमर्स नोट करना शुरू कर देंगे कि भाई ये वो चीज नहीं दे रहे जो कि पहले दे रहे थे। और फिर अगर कस्टमर्स के पास चॉइस है तो वो जो है आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे या कंप्लेंट करेंगे आपसे। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये कॉस्ट बचाते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारा इमेज वो हर्ट ना हो रहा हो। ठीक है, अब ये एक मसनूई सी मिसाल है जो सामने दी हुई है, इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 से 8 कर दिया इन्होंने। रियल लाइफ कंपनी को जब आप स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि हर शख्स के अंडर एक फिक्स नंबर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में भी देख लें, कुछ टीचरों को जो है, ये मैं रियल लाइफ फैक्ट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी का हो, वो उनके लैक ऑफ एक्सपीरियंस देखते हुए या उनका लैक ऑफ कंट्रोल देखते हुए ना छोटी क्लासें दी जाती हैं कि भाई इनसे बड़ी क्लास नहीं मैनेज होती। ठीक है, और बास टीचर जिनके एक तजर्बा ज़्यादा होता है, उनका क्लास का कंट्रोल अच्छा होता है, उनको 50, 60, 70 की क्लास भी दे दी जाती है कि भाई ठीक है ये संभाल लेंगे क्लास को। तो एक ही इदारे में आप देखेंगे जिस पे आप रिपोर्ट बनाएंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट मैनेजर्स एक्सक्यूज मी, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल मुख्तलिफ है। ठीक है ना, तो वो आप एक ओवरऑल एवरेज जो है वो आप बता सकते हैं कि भाई हमने इस डिपार्टमेंट में इतना देखा, इस डिपार्टमेंट में इतना देखा, तो औसतन जो है वो 3 का स्पैन ऑफ कंट्रोल है, 4 का है। वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन और जो आप पूछेंगे उनसे उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, इस सेशन में अब 2 मिनट रह गए। नो सर, थैंक यू। अब जितनी क्लैरिटी जो है वो सेशंस में होती है ऑनलाइन या क्लास में, काश इतनी क्लैरिटी एग्जाम में भी नजर आए। सवाल पूछ लिया करें जब कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो अच्छा रहता है। खैर, एनीवे, अब हम चलते हैं। हाँ, 5th एलिमेंट जो है, चैट में क्या लोग लिखे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे चैट विंडो क्योंकि नज़र नहीं आती है, चाइना मोटरसाइकिल की जो जिक्र किया है सरफराज साहब, अ, वो क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर जैसे आप बता रहे थे ना, क्वालिटी कम कर देते हैं, वो जी, उस हवाले से मैंने लिखा था। अच्छा पहले सर उनकी मोटरसाइकिल अच्छी होती थी, अभी तो बिल्कुल बेकार लो क्वालिटी की आती है, ये लिखा था। अच्छा अच्छा। अब देखें इसमें मार्केटिंग जब आप पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट, उसमें हम देखेंगे एक एक लफ्ज होता है, जल्दी से लिख दूं क्योंकि अब टाइम या 1 मिनट से कम रह गया। मार्केटिंग में एक टर्म होती है सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट में क्या होता है, भाई चाइनीज मोटरसाइकिल ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रही, बहुत बिक रही। ठीक है, तो ग्राहक के ग्रुप्स होते हैं, उन्हें सेगमेंट कहते हैं। तो जो निस्बतन रिलेटिवली लोअर इनकम सेगमेंट है, उसके लिए चाइनीज बाइक्स बहुत अच्छी हैं। जिनके पास थोड़े बेहतर पैसे हैं वो फिर होंडा और सुजुकी और मोटरसाइकिल यामाहा वगैरह जो है वो ले सकते हैं, या हैवी बाइक्स के जो ब्रांड है वो खरीद सकते हैं। तो मार्केट यानी सेगमेंट को, तबके को देखते हुए जो है फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है ना, चलें, वी आर आउट ऑफ टाइम फॉर दिस सेशन। अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो 5 मिनट्स बाद शुरू हो जाएगा। वो लिंक जो है मैंने आपको जो